वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि CDP का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सेकंड। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो आप सोच सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या हम खेलने जाते हैं, कभी कभी हम सुबह खेलने जाते हैं, कभी शाम को खेलने जाते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में होता है वो वृद्धि होती है और विकास होता है। ये किसके आधार पर काम करती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिस्लेक्सिया होता कौन सा विकार है। तो डिस्लेक्सिया में हमें कोई भी चीज़ को पढ़ने या लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा डिस्लेक्सिया होता है। पढ़ने में पठन विकार होता है हमारा डिस्लेक्सिया संबंधित। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे विशेष रूप से ज़रूरतमंद है उनके लिए कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? सभी, यानी कि जो दूसरे नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ वो बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि जब वो उन्हें देखेंगे तो उनसे सीखेंगे, उनसे समझेंगे, उनके साथ घुल मिल के बैठ के बात करके मतलब उनको पढ़ने समझने में आसानी होगी। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ उनका प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें विशेष विद्यालयों में डालते हैं हम उन्हीं की जैसे बच्चों के साथ, तो वो उन्हीं के जैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, बिहेव करेंगे, तो उन्हें देख के उनके बिहेव में भी चेंज होगा। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? कि हम खुले अंत वाले प्रश्न, यानी कि हम ओपन प्रश्न कर सकते हैं, परियोजनाएं बना सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इस पे आप फोकस करना। तो विद्यार्थियों का कि हम यहाँ मैं ये नहीं कर सकते कि कौन सा विद्यार्थी कितना योग्य है उसको हम क्रम से निर्धारित करें। जैसे कि बच्चों के जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो उनके पेपर पर फीडबैक देते हैं, उनके रिज़ल्ट को देख के, उनके काम को देख के हम उन्हें मार्क्स देते हैं, न कि ये देख के कि वो कक्षा में कितना अच्छा है या कितना योग्य है। ओके, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करने में हम उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। एक प्रभावशाली 5 क्या होगा? एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल दें। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हम पुस्तकों से उत्तर नहीं लिखवा सकते। क्योंकि पुस्तक तो सबके पास होती है, वो खुद भी पढ़ सकते हैं। जब तक हम उन्हें खुद समझाएंगे नहीं तो वो कैसे समझेंगे? सेकंड, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। यानी कि व्यक्तिक मतलब होता है पर्सनल। तो जब हम टीचिंग में CDP में हम जहाँ तक पढ़ते आए हैं, कुछ भी पर्सनल नहीं हो सकता, उसमें सब कुछ एक ओपन होता है। जैसे कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ऐसे नहीं कि कोई पर्सनल टीचर किसी पर्सनल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ओके, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। यानी कि जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उनमें जो दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम उन्हें होती है, जिस प्रॉब्लम का वे फेस करते हैं, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है कि जो बच्चा हमसे पूछे हम उसकी समस्या का समाधान करें। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना हमें ज़रूरी है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें हर बच्चे पर ध्यान रखना होता है कि वो
कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। 6 कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम से होना चाहिए। 6 में हमारा हो जाएगा कक्षा 1 के बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम से होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें किसी भी चीज़ को क्या करना है, सुनना है, फिर बोलना है। पहले सुनेगा बच्चा, फिर बोलेगा, फिर उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। आफ्टर लास्ट में वो लिखने की कोशिश करेगा। सो इसका फर्स्ट इज राइट। नाउ 7 है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। सबसे पहले हमने आपको नेगेटिव टैग बताए थे जब हम किसी भी पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं, बिना किसी एलिमिनेट कर सकते हैं वीकेंड से, बिना किसी दिक्कत के। तो जहाँ पे केवल आ जाए वो क्वेश्चन आप बिना सोचे समझे काट दो कि वो नहीं हो सकता। केवल वातावरण का ये भी नहीं हो सकता। सो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, पालन पोषण और शिक्षा का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है क्या, पालन पोषण और शिक्षा का, या अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो जब मानव व्यक्तित्व यानी कि हमारी जो व्यक्तित्व है उसका रिज़ल्ट हमारी अनुवांशिकता है और वातावरण, यानी कि बच्चा क्या करता है, या तो अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता पर जाता है या फिर वातावरण को देखकर क्रिया करता है। तो हमारा ऑप्शन 3 इज़ राइट। कक्षा 1 और 2 के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो अमूर्त और मूर्त होता क्या है। अमूर्त होता है जब कोई भी बच्चा अपने आप सोचने समझने लगे, उसके अंदर इमेजिनेशन, कैपेबिलिटी, ये सब क्रियाएं उसके दिमाग में अपने आप आने लगे। जब बच्चा अपने आप किसी बात को सोचने में सक्षम हो जाए तो वो हमारा मूर्त होता है। और मूर्त क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को देखकर समझते हैं। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, खिलौनों को देखकर खिलौने देखकर, या जब हमें स्किन प्रॉब्लम, हमारा हाथ जल जाए तभी हमें महसूस होता है। तो ये मूर्त अनुभव होते हैं एक तरह से, कि जब तक बच्चों को मान लो 1 ग्राम दूध का रखा है, जब तक बच्चा उसको छुएगा नहीं तो उसको नहीं पता लगेगा। लेकिन अमूर्त में मतलब बच्चा उसको देखकर समझ सकता है कि ये ग्राम है, जिसे नहीं छूना। लेकिन मूर्त में क्या होता है कि बच्चा जैसे उसको एक बार टच करेगा, उसका हाथ जलेगा तो वो दोबारा उसे टच नहीं करेगा। सो मूर्त होता है किसी भी चीज़ों को देखकर सीखना। नव 3 है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं, 101 और 2 के कितने होते हैं, वो लगभग 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं। 3 साल का बच्चा तो एडमिशन लेता है आजकल, ये उनके वो होते हैं 5 से 6 साल। 5 साल के बच्चे हमारे 1 और 2वीं क्लास में होते हैं। तो ये हमारा मूर्त अनुभव से सीखते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसे, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को, अनुशासित स्वभाव को। तो क्या किसे देगा, सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों की निम्नलिखित योग्यताओं किस पे, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, न कि परीक्षण की प्रवृत्ति, न कि स्मृति, या कि अनुशासित स्वभाव। यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक मतलब उसके अंदर सभी क्वालिटी होनी चाहिए, परीक्षण करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, उसकी स्मृति भी और अनुशासित भी। सो फर्स्ट इज राइट। फर्स्ट इज राइट। भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई है क्या, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स, या वाक्य, या रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य तो एक पूरा सेंटेंस होता है। संकेत प्रयोग विज्ञान यानी प्रैग्मेटिक्स। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है राइट। प्रैग्मेटिक्स जो होता है वो हमारा सबसे छोटी इकाई होता है। ओके।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा हमारा स्वनिम, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा हो जाएगा भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है। संकेत प्रयोग विज्ञान यानी पैरामेडिक्स नहीं है, वाक्य नहीं है, रूपिम नहीं है। यानी कि अगर मैं अब आपको इसके पूरा समझाने की कोशिश करूँ तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। ओके, व्यक्तित्व 6 का हो जाएगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो ये होता हमारा मन ने, सेल्डन ने, या हिप्पोक्रेटस ने, या कैटल ने। तो हमारा हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन इज राइट, हिप्पोक्रेटिक। ओके, नाउ सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। अल्फ्रेड बिने ने, गिलफ्रॉड ने और थ्रस्टर ने क्या क्या आविष्कार किए थे? आप इसके बारे में हम बताएंगे अभी। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। तो इसका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। यानी कि जब स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, कोहलबर्ग की थ्योरी क्या कहती है? कोहलबर्ग की थ्योरी जो होती है वो होती है एक नैतिकता पर निर्भर। यानी कि नैतिकता क्या कहती है कि बच्चा जो भी देखेगा, मान लो बड़े हैं, बड़ों को अगर बच्चा पैर छूते देखेगा तो पैर छुएगा, नमस्ते करते हुए देखेगा तो नमस्ते करेगा, गाली देते हुए देखेगा तो गाली देगा। सो नैतिकता क्या कहती है कि बच्चा देखकर जो उसके बड़े करते हैं वही करता है। तो यही होता है हमारा बाह्य कारकों पर द्वारा निर्धारित होता है ये। तो ये होता है पूर्व पारस्परिक अवस्था। पूर्व पारस्परिक अवस्था सबसे स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है। ओके, फर्स्ट इज राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा? 14 सॉरी।